हेलो। हेलो। ओके। रेडी एवरीवन। अभी आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा वी विल कंटिन्यू विथ यस्टरडेज चैप्टर। ओपन योर नोट्स। ठीक है, पहले रिवाइज कर लो, कल हमने क्या देखा था। कल हमने क्या देखा था? इज एवरीवन अवेक? कल हमने जीएसटी का इंट्रोडक्शन देखा है, ओवरव्यू ऑफ टैक्सेशन सिस्टम, इंडिया में कौन से टैक्स है एंड कैसे चलते हैं, डीटी आईडीटी, ड्यूअल जीएसटी मॉडल, रिमेंबर। उसके बाद जीएसटी इंट्रोडक्शन, उस पे आए थे हम, राइट। जीएसटी का टाइमलाइन पूरा पढ़ा था कि एक्ट मतलब जीएसटी के टॉक्स कब से चालू हुए, देन टास्क फोर्स कमेटी बनाई गई। टास्क फोर्स में जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट टास्क फोर्स था, उसने सजेस्ट किया 2004 में कि जीएसटी नेशन वाइड सिंगल जीएसटी इंडिया में होना चाहिए। ओके। देन 2006 एंड 7 में एक बार अनाउंस हो गया था दैट 2010 के 1 अप्रैल से जीएसटी विल बी इनरोल्ड रोल्ड आउट, एंड बट तब कोई डिलेज होते गए एंड फाइनली जीएसटी के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो 2014 में पास हुआ, एंड दैट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल बिकेम एन एक्ट इन 2016। ओके, एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टाइमलाइन ऑफ जीएसटी रोल आउट। तो यहाँ पे हमने देखा था 27 मार्च 2017 को जीएसटी बिल्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट। ओके, एंड 29 को इट वाज पास्ड इन लोकसभा। 12 अप्रैल को उसको प्रेसिडेंट का असेंट मिला। 1 जुलाई को जीएसटी वाज रोल्ड आउट नेशन वाइड एक्सेप्ट फॉर जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में आया, बट कब आया? 1 वीक के बाद, 8 जुलाई। ठीक है। देन हमने देखा था जीएसटी किसने फर्स्ट रोल आउट किया था, विच कंट्री? राइट, फ्रांस। एंड उसके बाद 160 प्लस कंट्रीज अभी दुनिया में दे आर यूजिंग वैट और जीएसटी मॉडल। देन हमने कंसेप्ट ऑफ जीएसटी पढ़ा था, बेसिक्स से ये कि जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। वो जो वैल्यू एडिशन कोई भी सप्लाई चेन में यू आर एडिंग द वैल्यू, तुम्हारा जो प्रॉफिट मार्जिन होगा उस पर ही जीएसटी तुम्हें पे करना होगा, नॉट ऑन द प्रीवियस टैक्सेस यू हैव पेड, जैसे कि वैट एक्साइज में ड्यूअल टैक्सेशन होता था, राइट। उसके बाद में हमने ये इलस्ट्रेशन देखा था विच वॉज डिपिक्टिंग कि एक पूरे सप्लाई चेन में हाउ आईटीसी विल बी फ्लोइंग, राइट। देन ये सेम ही चीज़ें जो हमने परसों बेसिक वाले लेक्चर में डिस्कस किए थे, देन वी वेंट थ्रू दीज थिंग्स अगेन कि नीड ऑफ जीएसटी क्या था, प्रीवियस जो रिजीम था टैक्स रिजीम, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थे। फर्स्ट वाज डबल टैक्सेशन। ओके, ड्यू टू ओवरलैप हो रहे थे गुड्स और सर्विसेज, तो डबल टैक्सेशन हो रहा था। सेकेंड पॉइंट वाज कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस ड्यू टू सेपरेट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल्स, टैक्स ऑन टैक्स आ रहा था, याद है ना। देन नो क्रॉस क्रेडिट वाज अलाउड and multiple state levies were not integrated, which was increasing compliance burden. नॉन वैटेबल सीएसटी, सीएसटी में कोई क्रेडिट नहीं मिल रहा था। तो ये सब प्रीवियस रिजीम के प्रॉब्लम्स थे, और जीएसटी ने उसको कैसे सॉल्व किया? जीएसटी में सेंटर और स्टेट साइमल्टेनियसली जीएसटी लेवी करते हैं और मिल बांट के खाते हैं। उसके बाद सीमलेस क्रेडिट उसमें मिलता है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू सप्लायर, राइट। आगे बोलो।
जो टैक्स ऑन टैक्स लगता था, कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस, वो हमने एलिमिनेट कर दिया बिकॉज नाउ ओनली सिंगल टैक्स जीएसटी विल बी लेविड, राइट. Supply becomes single taxable event instead of manufacturing, sell and services in the previous regimes. So this is how GST solved the problems of the earlier regime. Okay. फिर हमने जीएसटी का फ्रेमवर्क देखा था, ड्यूअल जीएसटी मॉडल. ओके. ये देखने के बाद हमारा यहाँ से अभी आज स्टार्ट करना है CGST, SGST, UTGST, IGST. ओके. अभी इफ़ यू रिमेंबर हमने फर्स्ट डे को ये थोड़ा सा डिस्कस किया था. व्हाट आर ऑल दीज? CGST, SGST, UTGST, IGST. क्या हमें GST के सिलेबस में वी हैव CGST एक्ट 2017, SGST एक्ट, UTGST एक्ट, IGST एक्ट and GST compensation cess act. You remember ये वाला क्या था? ये GST compensation to states ये जो compensation to states वाला एक्ट है ना, तो ये क्यों लाया गया था? बिकॉज अर्लियर जो वैट था, CST था, ये स्टेट वाइज चलते थे. सॉरी, वैट स्टेट वाइज, वैट वाज अ स्टेट लेवी. उसमें अदर भी थे जैसे एंट्री टैक्स था, ठीक है, ये तो लोकल बॉडीज लगाते थे. देन एंटरटेनमेंट टैक्स था. तो ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी स्टेट का ये वाले टैक्स का रेवेन्यू लॉस हो रहा था और उसको अभी जीएसटी की वजह से 50-50% करना पड़ेगा ऑन दीज रेवेन्यूज. तो दैट्स व्हाई स्टेट्स वर नॉट हैप्पी. ओके, जस्ट गिव मी अ सेक. ओके, तो ये जो स्टेट लेवीज थे, ये जो स्टेट के लेवीज थे, वैट, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ठीक है, तो इनकी वजह से स्टेट का और लोकल बॉडीज़ का नुकसान हो रहा था, राइट. क्योंकि इनको पहले ये चीज़ों में 100% शेयर मिल रहा था. अभी यहाँ पे लगेगा जीएसटी और उनका शेयर हो जाएगा 50-50. ओके, तो 50% का उनको नुकसान हो रहा है. तो दे वर वेरी अपोज्ड टू इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी. बट सेंटर को तो कैसे करके उनको मनाना था, राइट. हमें होल इकोनॉमी के बारे में सोचना पड़ता है ना, नॉट जस्ट द रिस्पेक्टिव स्टेट्स. ओके, तो उन्होंने क्या किया, एक कंपनसेशन टू स्टेट्स सेस एक्ट बोल के इंट्रोड्यूस किया. तो ये क्या करता है, कुछ सिन गुड्स पे, सिन गुड्स माने जो गुड्स, सिन मतलब पाप, पापी आत्माओं का गुड्स, मतलब जो हमको डिस्करेज करना है, टोबैको, ठीक है, और मे बी कुछ तुम्हारे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स अच्छा नहीं होता ना सेहत के लिए. तो ये वाले गुड्स पे एक्स्ट्रा कुछ इन एडिशन टू CGST, SGST एक्स्ट्रा सेस लगाते हैं, ठीक है. एंड वो सेस से पैसा लेके जो स्टेट गवर्नमेंट्स रो रहे थे कि हमारा रेवेन्यू लॉस हो रहा है, उनको देंगे. फॉर 5 years इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड कि पहले 5 साल हम आपको आपका जो भी नुकसान हो रहा है वो वी विल कंपनसेट, ठीक है. तो ऐसा स्टेट्स को थोड़ा लालच दे के उनका कि आपका भी नुकसान नहीं होगा, हम वी विल मेक श्योर दैट, एंड जीएसटी की वजह से तो बिजनेस ग्रो करेगा, तो उसके बाद तो आपको ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा. ऐसे उनको थोड़ा मना के वी ट्राई टू गेट देयर असेंट ऑल्सो.
तो इसीलिए ये जीएसटी कंपनसेशन टू सेस स्टेट्स सेस एक्ट ये इंट्रोड्यूस किया था। ओके, तो अभी मुझे बताओ, क्या हमें जीएसटी में हर एक एक्ट पढ़ना है? सीजीएसटी, हर स्टेट का एसजीएसटी, लाइक महाराष्ट्र का अलग से पढ़ेंगे, गुजरात का अलग से पढ़ेंगे, तमिलनाडु का अलग से पढ़ेंगे, हिमाचल प्रदेश का अलग से पढ़ेंगे। ओके, यूटीजीएसटी हर यूनियन टेरिटरी का अलग से पढ़ेंगे, आईजीएसटी एक्ट पढ़ेंगे, एंड ये कंपनसेशन वाला एक्ट पढ़ेंगे। इतने सारे पढ़ने हैं क्या? नहीं, राइट? दोज हु हैव अटेंडेड द फर्स्ट लेक्चर दे मस्ट नो कि यहाँ पे क्या है ना, जो सीजीएसटी एक्ट है वही कॉपी पेस्ट है इनटू हर स्टेट का एसजीएसटी एक्ट, हर यूनियन टेरिटरी का यूटीजीएसटी एक्ट, ओके, और इवन आईजीएसटी एक्ट भी, बट विथ रिस्पेक्ट टू सम प्रोविजंस दे आर डिफरेंट। ठीक है, और ये कंपनसेशन टू सेस वाला जो है, कंपनसेशन टू स्टेट्स सेस एक्ट, ये जो है इसके हमें सिर्फ सेस रिलेटेड प्रोविजंस देखना है। ठीक है, दैट टू वॉट एवर इज इन सिलेबस। ठीक है, तो मेनली व्हाट वी विल बी स्टडिंग सीजीएसटी एक्ट एंड प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए आईजीएसटी एक्ट। ओके, जैसे कि इंपोर्ट वगैरह के लिए वी विल बी स्टडिंग आईजीएसटी एक्ट। अभी जो भी फर्स्ट लेक्चर देखा हुआ है उन्होंने बताओ इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई दोनों में डिफरेंस क्या है? कल भी देखा है ये। ओके, इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई, व्हाट इज द डिफरेंस? इंट्रा स्टेट मीन्स within same state. Okay, intra, Maharashtra to Maharashtra, Tamil Nadu to Tamil Nadu, Himachal Pradesh to Himachal Pradesh. Okay, interstate means between two states. Okay, जो अलग अलग राज्यों में चल रहा है, सपोज पंजाब टू महाराष्ट्र, ओके, राजस्थान टू दिल्ली, अलग अलग स्टेट्स या यूटीज के बीच में जो सप्लाई हो रहा है उसको हम बोलेंगे इंटरस्टेट। अगर आपका सप्लाई है विद इन द सेम स्टेट और यूटी, सेम स्टेट और यूटी, ठीक है, हम बात करते हैं जब स्टेट्स की तब हम यूटी का भी उसको मीनिंग में लेना है। ओके, इट इज एन इंट्रास्टेट सप्लाई। तो इंट्रास्टेट अगर सप्लाई है तो उस पर सेंट्रल जीएसटी मतलब सीजीएसटी, स्टेट जीएसटी मतलब एसजीएसटी, ये दोनों लेवी होगा। अगर दैट प्लेस इज नॉट अ स्टेट, इट्स अ यूटी, तो उस पर सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी ऐसे दोनों लगेगा। ओके, अभी यूटीजीएसटी इज लेविड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर लाइक चंडीगढ़, दमन, दीव, लक्षद्वीप। ओके, और जैसे दिल्ली है, दिल्ली का अलग से होता है। ठीक है, अभी मुझे बताओ, सपोज लक्षद्वीप में मेरा होटल है, ओके, एंड आई एम प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन सर्विसेज देयर, तो मैं कस्टमर को इनवॉइस दूंगा एंड सपोज 10,000 का इनवॉइस मैंने बनाया, उस पे जीएसटी लगाना है। व्हाट बाय विच नेम आई विल बी लेविंग जीएसटी? उस पर एक पोर्शन होगा सीजीएसटी, एक पोर्शन होगा यूटीजीएसटी।
अगर जीएसटी मेरा 18% सर्विस पे लगाना है, 9% CGST, 9% यूटी जीएसटी, ठीक है। सिमिलरली अगर यही होटल मेरा महाराष्ट्र में है तो इनवॉइस पे CGST 9%, SGST 9%. Got it? UTGST just means that it's a union territory. SGST means it's a state. उसके बाद जो इंटर स्टेट सप्लाईज हो गए, जैसे हमने बात किया बिटवीन टू स्टेट्स, राजस्थान टू दिल्ली, राजस्थान टू गुजरात, तो वहाँ पे इंटर स्टेट सप्लाई में व्हाट विल हैपन, फ्रॉम सपोज महाराष्ट्र से हमने गुड्स भेजा है राजस्थान में, ठीक है। तो ये केस में दोनों स्टेट्स में झगड़ा हो सकता है ना कि हु विल बी कलेक्टिंग द टैक्स और वो कैसा डिवाइड होगा, क्या होगा, राइट। तो व्हाट दे विल डू, इंस्टेड ऑफ CGST SGST, सेंटर लेवी करेगा IGST एट 18%, लाइक द होल रेट वॉट एवर इज देयर, उसका 50-50% नहीं करेंगे, ठीक है। एंड डायरेक्टली जितना भी रेट है टोटल सर्विस पे, टोटल गुड्स पे, वो हम लेवी करेंगे एज IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये होने के बाद व्हाट विल हैपन, ठीक है, पहले देख लेते हैं इसका इनवॉइस कैसे बनेगा, बिल कैसे बनेगा इसका। प्राइस ऑफ गुड्स सपोज 10,000 अगेन, उस पर IGST आएगा 18% सपोज, then 11,800 would be the total. अभी ये महाराष्ट्र टू राजस्थान गुड्स सेल हो गए, महाराष्ट्र का ये सेलर था, दैट्स वाई इसने मंथली GST का पेमेंट यहाँ पे कर दिया 1,800 ऑन GST पोर्टल। एक ही पोर्टल है अभी ऑल ओवर इंडिया, वहाँ पे लॉगिन करता है ये बंदा, यहाँ पे 1,800 पे कर देता है। तो गवर्नमेंट की पॉकेट में 1,800 डिपॉजिटेड एज IGST। बट हमने देखा था कि जो सेंटर है, हमने देखा था जो सेंटर है वो लेता है CGST का पैसा, और स्टेट्स और यूटी लेते हैं SGST और UTGST का पैसा, ठीक है। IGST कौन लेगा, IGST किसके पास जाएगा, टेल मी। IGST का पैसा will be collected by सेंट्रल गवर्नमेंट एंड देन वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिस्ट्रीब्यूट इट टू द रिस्पेक्टिव स्टेट और यूटी वॉट एवर इट मे बी। ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो गया ना, तो पहले सेंटर बोलेगा मैं तो बड़ा भाई हूँ ना, मैं पहले रख लेता हूँ, बाद में हम आपस में बांट लेंगे। तो सेंटर विल कलेक्ट दैट मनी एंड देन डिस्ट्रीब्यूट इट टू द स्टेट्स और यूटी, ओके। जैसे हमने बात किया था उस दिन, आपने बहुत बार न्यूज़ में देखा होगा कि कोई कोई स्टेट्स कंप्लेन करते हैं कि भाई हमारा GST का पैसा दिया नहीं है सेंटर ने, बहुत डीले करवा रहे हैं, जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। तो वाई लाइक व्हाट दिस इज अबाउट, ये IGST का जो पेमेंट पेंडिंग होता है सेंटर के पास स्टेट्स का, उसके बारे में चलता है, ठीक है। तो वी वोंट गो इनटू पॉलिटिक्स ऑफ दैट, बट दीज थिंग्स रिलेटेड टू दिस कंसेप्ट कि IGST पहले सेंटर कलेक्ट करेगा एंड देन इट विल डिस्ट्रीब्यूट इट टू द स्टेट गवर्नमेंट। बट ये जो है
This does not concern us as a CA, as clients, as students. It does not concern us. ओके, सो ये जो दिस थिंग कि आईजीएसटी जो डिस्ट्रीब्यूट करता है सेंटर टू स्टेट्स, तो ये दिस डज नॉट कंसर्न अस एज स्टूडेंट्स और इवन एज सीएस. वाई? बिकॉज ये उनका आपस का मामला है. दिस इज अ बैकग्राउंड प्रोसेस दैट हैपन्स. हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आर रिस्पॉन्सिबिलिटी is to levy correct amount of GST, और उसका लेवी करेक्ट हेड में भी होना चाहिए, CGST, SGST और IGST बोल के, एंड देन डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट. ये अगर हमने काम कर दिया तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म. अभी स्टेट्स को पैसा मिला नहीं मिला, सेंटर दे रहा है नहीं दे रहा है, वो उनका पॉलिटिक्स है, वो जाने, वो उनके बिहाइंड द सीन्स चलते रहता है. वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग अबाउट दैट. तो हमारा हमें बस ये ध्यान में रखना है, CGST का पैसा और SGST UTGST का पैसा, अगर ये डायरेक्टली वी आर चार्जिंग CGST एंड SGST, ये डायरेक्टली 50-50% पे करेंगे हम GST पोर्टल पे, और रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स के अकाउंट में वो डिपॉजिट हो जाएगा. वेयर एज IGST हम पे करेंगे एज IGST, जो भी 100% GST का रेट है ऑन दैट, और this will be collected by central government, distributed, and then it distributes it to the states और UT. इतना ध्यान में रखना है, ठीक है. अब ये पढ़ लो एक बार. When the supplier and place of supply are in different states and UTs, ओके, तो एक बार ये पढ़ लिया. When supplier and place of supply अगर डिफरेंट स्टेट्स में है तो हम इंटर स्टेट टैक्स लगाते हैं. इंटर स्टेट का जो रेट होता है, मतलब IGST का रेट होता है CGST प्लस SGST कंबाइंड, मतलब जो भी हमें रेट ऑफ टैक्स बताया जाएगा, विच इज़ एक्चुअली मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स GST में लगा सकते हैं, दैट इज़ 40%. अभी आपने सुना होगा बहुत सारी हाई एंड कार्स पे 40% चार्ज कर किया है इन द GST 2.0. तो 40% GST मीन्स अगर CGST SGST लगा रहे हो तो इट विल बिकम 2020. ओके, एंड अगर तुम टोटल IGST लगा रहे हो इट विल बी 40. ठीक है. It is levied by the center, later appropriated between states, center and destination state. This means IGST ensures smooth flow of tax credit between states while maintaining the nationwide one tax system. Okay? यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ लेना एक बार. Goods are supplied from Delhi to Rajasthan. It will attract IGST, not CGST, SGST. अभी लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क देख लेते हैं GST का. फाइन. ठीक है. लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क में क्या देखना है? CGST एक्ट 2017 लेविंग CGST अप्लाइज टू ऑल इंडिया. अभी हमने जो देखा था, हमें कितने एक्ट्स पढ़ने हैं. CGST एक्ट 2017, देन UTGST एक्ट 2017 फॉर यूटीज विदाउट लेजिस्लेचर. अगर जो भी यूनियन टेरिटरीज में खुद का उनका लेजिस्लेटिव असेंबली है
तो वो खुद का यूटीजीएसटी एक्ट पास करेंगे, राइट? एंड अगर उनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, इफ इट्स अ स्मॉलर यूटी, देन they will be then they will be using this UT-GST Act 2017. और SGST एक्ट्स कैसे चलेंगे? इट विल बी सेपरेट फॉर ईच स्टेट एंड यूटी विद लेजिस्लेचर लाइक दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू एंड कश्मीर। ये जो बड़े बड़े थोड़े यूटीज़ है जिनका खुद का एक लेजिस्लेचर है, तो वो भी यूज़ करेंगे SGST एक्ट, राइट? सो इवन इफ पौंडीचेरी is a UT but it has legislative assembly, तो ये खुद का SGST एक्ट पास करेगा। अभी ये थोड़ा लीगल टेक्निकलिटी है, ये समझ के लेना। दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, इनका खुद का अगर लेजिस्लेटिव असेंबली है तो वो बोलेंगे हम खुद का एक्ट पास करेंगे और उसका नाम रखेंगे SGST एक्ट पौंडीचेरी, SGST एक्ट जम्मू एंड कश्मीर, ऐसा नाम होगा, ठीक है? एंड जो स्टेट्स है वो तो उनका तो ऑब्वियसली लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, तो दे विल पास देयर ओन स्टेट जीएसटी एक्ट्स। और यूटी जीएसटी एक्ट 2017 एक सेंटर ने पास करके रखा हुआ है, वो कौन यूज करेगा? द यूटीज विच आर स्मॉलर, जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली खुद का नहीं है। तो ये पॉइंट याद रखना फॉर पर्पज ऑफ एमसीक्यूज। थोड़ा टेक्निकल है बट ऐसे याद रखना है, जो बड़े बड़े हैं यूटीज उनके पास खुद 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 का लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो दे विल से हम खुद का एक्ट पास करेंगे, बस नाम रखते वक्त उसका एसजीएसटी नाम आएगा, ठीक है? और जो छोटे हैं उनके लिए सेंटर ने ऑलरेडी पास करके रखा हुआ है, जिनके पास खुद का लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है वो सेंटर का एक्ट को रेफर करेंगे, ठीक है? अभी एग्जाम्पल, दिल्ली में सीजीएसटी एसजीएसटी चलेगा, लद्दाख में एसजीएसटी यूटीजीएसटी चलेगा, ओके? क्यों? क्योंकि लद्दाख इज अ यूटी, यूनियन टेरिटरी। अभी हम आएंगे, एक नया पॉइंट है, अभी आज हमारा 2 दिन का जो रिवीजन है वही अब तक चल रहा था, जो फर्स्ट हमने बेसिक लेक्चर देखा था वही चल रहा था। अभी ये नया पॉइंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मुझे बताओ, जब हमने 2-3 ऐसे एक्ट्स को मर्ज किया जिनमें से कोई एक्ट सेपरेटली गुड्स को कवर कर रहे थे और एक एक्ट था जो सेपरेटली सर्विस को कवर कर रहा था, गुड्स पे था एक्साइज, वैट, सीएसटी, सर्विस पे था सर्विस टैक्स। तो अगर यहाँ पे हम देख रहे थे तो यहाँ पे सिर्फ उनको गुड्स का कंसर्न था ना, कि कोई भी चीज़ अगर गुड्स है तो हम टैक्स लगाएंगे। ये बोलता था कोई भी चीज़ अगर सर्विस है तो हम टैक्स लगाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ गुड्स कंसर्न थे, यहाँ पे सिर्फ सर्विस कंसर्न थी। अभी जीएसटी में दोनों एक साथ आ गए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो हमें दोनों चीज़ें के डेफिनेशन देखना है कि भाई अगर जीएसटी लगाना है तो गुड्स किसको बोलेंगे, सर्विस किसको बोलेंगे। अगर गुड्स बोला है तो इट विल बी टैक्स्ड एज द जो भी उसके गुड्स का रेट होगा, एंड सर्विस बोला है तो सर्विस का रेट होगा। अभी मुझे बताओ, इंडिया में इतने सारे प्रकार के गुड्स बनते हैं, राइट? इफ़ यू गो एंड आपने ये भी सर्च किया कि भाई मुझे इंडिया में कौन से तरह के तो अगर हमने ये देखा कि इंडिया में मेडिसिन कौन से बेचते हैं, मेडिसिन हम बोलते हैं भाई, एक ब्रैकेट में वी यूज दिस वेरी वेग वर्ड कि मेडिसिन, मेडिसिन जो भी मेडिकल पे मिलता है, हम नॉर्मली जाके कोई भी दवाई लेते हैं, कोई गोली लेते हैं, वी कॉल इट एज मेडिसिन। अभी मेडिसिन में भी टाइप्स होते हैं ना, उनके कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन होते हैं, कुछ एलोपैथी के होते हैं, ठीक है? देर आर डिफरेंट पैथीज, कुछ नेचुरोपैथी, देन वो यूनानी, राइट? तो एंड देर आर ऑल्सो डिफरेंट टाइप्स, कोई होता है, कोई लिक्विड में होता है, कोई सॉलिड फॉर्म का होता है, ओके?
समथिंग दैट इज मतलब कोई इंजेक्शन जैसा होता है, सिरिंज में लगाना पड़ता है, हुँ? कोई इनहेलर जैसा होता है। ओके, तो अगर गवर्नमेंट को अलग अलग चीज़ों को, ये सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, इनको अलग अलग टैक्स रेट रखना है, तो उनको इसके स्पेसिफिक जा के नाम ढूंढने पड़ेंगे, राइट। एंड ऐसा हो सकता है कि इंडिया में ये चीज़ को कुछ और बोलते हैं, बाहर कुछ और बोलते हैं, करेक्ट। या फिर सेम चीज़ को इंडियन अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में अलग अलग नाम हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? अगर मैं बोल रही हूँ सर्टन प्रोडक्ट ए का ही मैं बात कर रही हूँ और उस पर मैं चाहती हूँ कि 20% सपोज 18% जीएसटी लगाया जाए, एंड वो पूरे इंडिया को पता चले कि मैं प्रोडक्ट ए का ही बात कर रही हूँ। जैसे हम बोलते हैं अभी मॉडल्स, ये जो आईफोन के मॉडल्स है, हमारे लैपटॉप का जो भी सीरीज़ चलता है, डेल का लैपटॉप है उसका इंस्पिरॉन सीरीज़ है, तो इंस्पिरॉन में भी हम स्पेसिफिकेशंस बताते हैं कि 8 GB एस रैम वाला, 256 GB SSD वाला, ऐसा दे दो, ठीक है। तो जब तुम नाम वो पूरा स्पेसिफाई करते हो प्रोडक्ट का, तभी वो बंदे को समझ में आता है कि व्हाट डू यू वांट एग्जैक्टली। यू वांट आईफोन 15, बट यू वांट इट इन विच वेरिएंट, तुमको कलर कौन सा चाहिए, तुमको उसका रैम कितना चाहिए, तुमको इंटरनल स्टोरेज कितना चाहिए, वो जब तुम बताओगे तब तुम्हारे पास एग्जैक्ट वही प्रोडक्ट डिलीवर होगा या फिर वही प्रोडक्ट तुम्हारे सामने रखा जाएगा, राइट। तो इसका नाम प्रोडक्ट्स का जो होता है ना, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बताना एक दूसरे को। तो देर इज़ वन सिस्टम which is followed internationally. It is called as HSN, Harmonized System of Nomenclature, ठीक है। ये ना कुछ कोड्स होते हैं, मतलब देर इज़ अ लिस्ट होता है, उसमें दुनिया भर के सब प्रोडक्ट्स के लिए कोड्स दिए होते हैं, ठीक है। तो कुछ 10139 ऐसा कुछ कोड्स आएंगे, ठीक है। एंड वो हम कस्टम्स में, कस्टम जो एक्ट है हमारा, जो हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे ड्यूटीज़ लगाते हैं ना, कस्टम ड्यूटी, उसका जो कस्टम टेरिफ एक्ट है जहाँ पे रेट्स दिए हुए हैं, उसमें हम ये पुराने मतलब सालों से यूज़ करते आए हैं, दैट अगर कोई भी गुड्स का आइडेंटिफिकेशन करना है, उसको यूएस में कुछ और बोलते हैं, हमारे इधर कुछ और बोलते हैं, तो समझेगा कैसे कि कौन से गुड्स पे क्या रेट लगाना है, राइट। तो हम ये HSN, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, विच इज़ अ इंटरनेशनल सिस्टम, हम वो यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई दैट सर्टन प्रोडक्ट, कि हम दिस प्रोडक्ट 10139 की ही बात कर रहे हैं, ओके okay? तो ये जो सेम सिस्टम था हम कस्टम में यूज़ कर रहे थे, नाउ वी हैव अडॉप्टेड इट इन जीएसटी एज वेल। तो गुड्स के लिए HSN कोड्स होते हैं, सर्विसेज के लिए SAC कोड्स होते हैं, सर्विस अकाउंटिंग कोड्स। इट इज स्ट्रक्चर्ड इनटू सेक्शंस, हेडिंग्स एंड सर्विस कोड्स। तो उसका पहले दो जो डिजिट्स होंगे दैट विल बी सेक्शन, देन नेक्स्ट वाला होगा हेडिंग्स, एंड देन लास्ट वाले होंगे सर्विस कोड, ऐसा उसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है? जब आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करोगे ना, तब आपको दे विल आस्क कि पहले तो आपका प्रोप्राइटर के डिटेल्स पूछेंगे, प्लेस ऑफ बिजनेस के डिटेल्स पूछेंगे, राइट, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, बेसिक बेसिक सब चीज़ें पूछेंगे। देन दे विल आस्क कि आप कौन से गुड्स में या सर्विस में डील करने वाले हो। जीएसटी ले रहे हो मतलब बिजनेस करने वाले हो, राइट। और बिजनेस करने वाले हो तो कौन से गुड्स का बिजनेस करना है, कौन से सर्विस का बिजनेस करना है, उसका हमें HSN कोड बताओ या SSC कोड बताओ। तो दैट वे डिपार्टमेंट विल नो कि भाई इंडिया में कौन सी चीज़ें बिक रही है, ठीक है। एंड ऑल्सो दे विल नो कि हाउ मच tax you should be paying, the rate of tax for you, right. This means every product and service has a standard code ensuring uniformity across India, okay. जैसे आपने कभी देखा होगा कि नॉर्थ इंडिया में कैसे चलता है, दैट यू राइट योर फर्स्ट नेम एंड देन मिडिल नेम एंड देन सर नेम, ऐसा, राइट। एंड सम इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री वो लिखते हैं सर नेम
प्लस योर फर्स्ट नेम एंड देन योर मिडिल नेम। तो अगर ये मुझे पता ही नहीं है कि तुम्हारा नाम फर्स्ट नेम कौन सा है, सरनेम कौन सा है, तो मुझे कंफ्यूज हो जाएगा ना। मैं सोचूंगी कि योर सरनेम इज योर फर्स्ट नेम, और अदर वे कैन हैपन कि इंडिया में अगर कहीं पे आप जाओ, वो सोचेंगे आपका फर्स्ट नेम ही आपका सरनेम है, राइट, ये आपका लास्ट नेम है। तो ये ऐसी कंफ्यूजन्स ना, दीज आर कल्चरल थोड़े से, या फिर लोकल लोकल जो अलग अलग नाम होते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए, तो इसकी वजह से कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। दैट्स वाई वी आर फॉलोइंग दिस HSN कोड एंड SSC कोड वाला सिस्टम, हार्मोनाइज्ड नोमेनक्लेचर, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर एंड सर्विस अकाउंटिंग कोड। ये दोनों के जो फुल फॉर्म्स है वो 2 बार 3 बार याद कर लेना है इन केस ऑफ MCQs। तो अभी फॉर एग्जाम्पल ये जो HSN दिया हुआ है 8703, दिस बिलोंग्स टू मोटर कार्स। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस HSN, ये HSN के आगे अगर मैंने 20% लिखा है, दैट मीन्स मोटर कार्स पे 20% GST का रेट है। अगर SSC कोड 9985 के लिए टैरिफ में लिखा, मतलब रेट लिखा गया है 18%, दैट मीन्स सपोर्ट सर्विसेज एंड ट्रांसपोर्ट उसके लिए 18% है। अभी सपोर्ट सर्विसेज एंड ट्रांसपोर्ट मतलब जैसे तुम गोआईबीबो से कुछ टूर बुक कर रहे हो, पैकेजेस बुक कर रहे हो, राइट, वैसा। एग्जाम्पल्स देखो एक बार पढ़ लो। क्लासिफाइंग फ्लेवर्ड मिल्क अंडर बेवरेजेस इंस्टेड ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स में चेंज द रेट। अभी इंडिया में अगर गवर्नमेंट को लगा मुझे डेयरी को प्रमोट करना है, डेयरी सेक्टर को प्रमोट करना है, आई विल से कि डेयरी प्रोडक्ट्स पे GST 0% है, सपोज मुझे ऐसे करना है, तो ये फ्लेवर्ड मिल्क वाली कंपनियां क्या करेगी, अमूल जैसे हो गया उनका कुछ कोल्ड कॉफ़ी जैसा मिल्क आता है, देन स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का कुछ मिल्क आता है, तो ये सब क्या करेंगे, इसको बोलेंगे कि हमारा ना ये डेयरी प्रोडक्ट ही है, बस इसमें कॉफ़ी ऐड कर दिया, बस इसको डेयरी प्रोडक्ट बोल दो और 0% पे बेच दो। तो ऐसी चीज़ें ना हो, राइट, हमें जो चीज़ को बेनिफिट देना है उसी में बेनिफिट जाए। देयर शुड बी नो डिफरेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि कौन सी चीज़ पे क्या रेट लग रहा है। दैट्स वाई ये हमारे कोड्स काम में आते हैं। Then educational services are exempt, but commercial training is taxable. Correct SSC matters. जो एजुकेशनल सर्विसेज अगर एग्जाम्प्ट है, बट तुम कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग दे रहे हो, ठीक है, दैट इज टैक्सेबल। तो ये दोनों में हम मतलब अगर एम्बिग्यूटी रहेगी इन द वर्डिंग्स, तो क्या बोल सकते हैं कि कमर्शियल ट्रेनिंग को भी दे कैन क्लासीफाई कि अरे एजुकेशन तो प्रोवाइड कर रहे हैं ना, हाउ टू फ्लाई द प्लेन, ये हम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, बट एंड उसको एग्जाम बोल के 0 GST पे करेंगे। बट ऐसा ना हो इसलिए हम SSC कोड्स आर इम्पॉर्टेंट। ये दोनों पढ़ लो। Supplier reports HSN 2202 soft drinks while recipient books under 0402 milk products, then ITC will be flagged. ये ITC के लिए भी काम में आएगा। मैं बोल रहा हूँ कि मैंने लिया है प्रोडक्ट 2202, मतलब मेरे सप्लायर ने वहाँ पे सेल दिखाया इन हिज GST रिटर्न कि 2202 सेल कर रहा है, और मैंने ITC लेते वक्त बोला कि मैं 0402 परचेज किया हूँ, तो वो डिफरेंस फ्लैग हो जाएगा। डिपार्टमेंट को पता चलेगा यहाँ पे कुछ झोल कर रहे हैं, ये बोल रहा है मैंने प्रोडक्ट ए बेचा, वो बोल रहा है मैंने प्रोडक्ट बी खरीदा है, राइट। तो ITC कैसे मिलेगा, कुछ तो तुम गड़बड़ कर रहे हो। देन इन ऑडिट डिपार्टमेंट ऑफन फर्स्ट चेक्स HSN एंड SSC मैपिंग वर्सेस रेट नोटिफिकेशन। अभी अगर हम ऑडिट कर रहे हैं, टैक्स ऑडिट कर रहे हैं, इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं, स्टार्ट ऑडिट कर रहे हैं, हमें GST के कंप्लायंस के टाइम पहली चीज़ तो ये देखनी चाहिए ना कि GST रेट जो लगा रहे हो तुम ऑर्गेनाइजेशन, वो करेक्ट है या नहीं है। एंड हाउ विल वी नो कि वो करेक्ट रेट लगा रहे हैं। अगर आप अमूल का ही ऑडिट करने गए, फ्लेवर्ड मिल्क को उन्होंने कौन सा रेट लगाना चाहिए, आपको कैसे पता चलेगा, आपको पता चलेगा HSN के बेसिस पे। ओके
एग्जाम्पल्स पढ़ ली अभी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये भी शायद हमने फर्स्ट डे पे डिस्कस किया है। दीज आर द बेसिक्स। अभी देखो ये चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन का चल रहा है। दीज आर बेसिक्स। ये हमें जीएसटी का बेस बनाएगा। जो टर्म्स होते हैं यहाँ पे यूज़ करने वाले, जो प्रोविजंस हमें पढ़ने हैं आगे जाके, उसका हम बेस बना रहे हैं। तो डोंट गेट बोर्ड, यहाँ पे अच्छे से फोकस करके पढ़ना है ताकि आगे जाके जीएसटी इजी बने। अभी कंपोजिशन स्कीम, मुझे एक बात बताओ, जीएसटी जैसे आपने सुना होगा, जो भी आपके फ्रेंड्स आर्टिकलशिप कर रहे होंगे उनसे सुना होगा, जीएसटी का ड्यू डेट है, जीएसटी का रिटर्न भरना है। ये मंथली चलता है जनरली फॉर मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स, मोस्ट ऑफ द सेसेस। उसमें और स्कीम्स होते हैं क्वार्टरली वाले वगैरह, हम आगे देखेंगे। अभी के लिए ध्यान में रखो जीएसटी का मंथली कंप्लायंस चलता है। मंथली पेमेंट करो, मंथली रिटर्न भरो। पेमेंट का डेट, रिटर्न का डेट। उसके पहले हमें जीएसटी का जो इनपुट आपके सामने दिखाया हुआ होता है कोई सप्लायर ने, उसको कंफर्म करना होता है। विच फॉर्म्स वी विल सी। तो जीएसटी अगर मंथली भरना है, उसके रिटर्न्स भी मंथली मंथली जाने हैं, मतलब एवरी मंथ आपको डेटा प्रॉपर रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग शुड बी एक्यूरेट एंड एवरी मंथ टू मंथ होना चाहिए, उसमें डिले नहीं चलेगा, क्योंकि जीएसटी में लेट फी लगता है। ऑल्सो देर इज नो ऑप्शन ऑफ रिवाइजिंग द रिटर्न। आप आगे जाके एडजस्टमेंट्स कर सकते हो, रिवाइजिंग यहाँ पे नहीं होता। बैट के टाइम पे होता था, सर्विस टैक्स में होता था, रिटर्न्स रिवाइज होते थे, गलत भर दिए पहले, नील भर दिए, डेटा नहीं था नील भर दिया, बाद में जाके रिवाइज कर दो, नो लेट फी नो पेनल्टी वर चार्ज। बट अभी ऐसा ऑप्शन है ही नहीं। तो आप पे, अगर मैं कोई छोटा डीलर हूँ, मुझे जीएसटी तो चाहिए बिकॉज आईटीसी चाहिए, सब चीज़ें हैं, ऑनलाइन अगर रजिस्टर करना है आजकल जीएसटी सब, मतलब आजकल सब लोग मांगते ही है, कंपलसरी हो गया है, नॉट बाई लॉ बट मतलब फॉर द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जीएसटी हर जगह पे लगता ही है। और मैं सपोज एक छोटा सा मेरा शॉप है जिसका टर्नओवर अराउंड 20 lakhs होगा, दैट्स व्हाई आई एम कवर्ड इन जीएसटी। अगर मैं एक छोटा बिजनेसमैन हूँ, रिकॉर्ड कीपिंग, देन वो सीए के पास भेजो या फिर रिटर्न के लिए डेटा सेंड करना है, डेटा सेंड करो, कंप्यूटेशन ऑन टाइम मंगा लो, कितना टैक्स भरना है, देन पेमेंट करो। मेरे लिए एवरी मंथ का ये हेडेक हो गया ना, एवरी मंथ। छोटा सा है ये, 20 lakhs टर्नओवर। इसको वो खुद का दुकान संभाले, सपोज एक छोटा चाय वाला हो गया, चाय टपरी होगी, या फिर और मतलब मे बी मेडिकल और कोई जनरल स्टोर, बट एक छोटा बिजनेस है, उसको ज़्यादा किटकिट नहीं चाहिए, उसको ये इतना कंप्लायंस बर्डन नहीं चाहिए। जीएसटी आ गया तो वो बहुत नाराज़ हो जाएगा फिर कि भाई मैं तो इतना मेहनत कर रहा हूँ, सुबह उठ के दुकान खोलता हूँ, मेरे मैं सप्लाई का देखूँ, बेचने का सोचूँ, कस्टमर का अटेंड करूँ, या तुम्हारे लिए ये हर चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन करते बैठो। तो कंप्लायंस बर्डन फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स, इसको रिड्यूस करने के लिए एक स्कीम लाया गवर्नमेंट ने। तो इसको क्या बोलता है, कंपोजिशन स्कीम। ये स्कीम क्या बोलता है कि तुम अगर स्मॉल मैन्युफैक्चरर हो, कोई छोटी बेटी चीज़ तुम छोटे लेवल पे मैन्युफैक्चर कर रहे हो, या स्मॉल ट्रेडर हो, छोटा सा कोई रेस्टोरेंट चला रहे हो, और तुम ना सिर्फ इंट्रा स्टेट ही सप्लाई करते हो, तुम ज़्यादा बहुत बाहर जाके इंटर स्टेट दूसरे स्टेट में बेचना है, ये सब चीज़ों में तुम पढ़ते नहीं हो, जिधर तुम्हारा दुकान है उधर तुम बेच रहे हो।
तो तुम्हें एक ऑप्शन दिया है, एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर पे जीएसटी पे करना है। तुम्हें ये सब ध्यान में नहीं रखना है कि भाई मेरा जनरल स्टोर है तो प्रोडक्ट ए पे 5% जीएसटी है, प्रोडक्ट बी पे 18% है, प्रोडक्ट सी पे 12% है। ये मुझे ध्यान में नहीं रखना है क्योंकि मैं छोटा व्यापारी हूँ, मुझे ये सब करना नहीं, मुझे मेरा धंधा करना है। तो व्हाट गवर्नमेंट सेज कि तुम ना ये सब देखो ही मत, तुम मुझे सीधा सीधा बता दो कि गवर्नमेंट मेरा टर्नओवर हो गया 21 lakhs, तो अभी मैं इस पे एक सर्टेन फिक्स्ड परसेंटेज तुमको देता हूँ, कमीशन ले लो तुम। गवर्नमेंट को कमीशन देना है तो ये फिक्स परसेंटेज देना है। ये परसेंटेज कितना देना है? 1% फॉर मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर्स, और अगर तुम्हारा रेस्टोरेंट है तो 5%। ये हम परसेंटेज आगे देखेंगे वापस से। अभी के लिए इतना ध्यान में रख लो कि ये जो कंपोजिशन स्कीम है इट इज इंट्रोड्यूस्ड फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स। वो स्मॉल का मीनिंग क्या होता है वो भी हमें अलग से, ये कंपोजिशन स्कीम है ये अलग से हमें पढ़ना है पूरा, किसको किसको अप्लीकेबल है, कौन ऑप्ट कर सकता है नहीं कर सकता है, वहाँ पे क्या कंडीशंस है। ओके, अभी के लिए समझ लो कंपोजिशन स्कीम में तुम ये रिकॉर्ड मेंटेन करने का ज़रूरत नहीं है कि प्रोडक्ट ए का परसेंटेज कितना था, उसका मैंने कितना आइटम सेल किया, फिर मुझे कितना जीएसटी भरना है, प्रोडक्ट बी का परसेंटेज कितना था, उसका कितना आइटम सेल किया, उसका कितना जीएसटी भरना है। रिकॉर्ड मेंटेन करने का ज़रूरत नहीं, कंप्लायंस करने का ज़रूरत नहीं। तुम्हारे लिए रिटर्न्स भी इजी कर दिए गवर्नमेंट ने, तुम्हें क्वार्टरली पेमेंट करना है डायरेक्टली, ओनली डायरेक्ट क्वार्टरली पेमेंट ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। बता दो ये क्वार्टर में कितना पेमेंट हो गया, बता दो, पेमेंट कर दो, किस्सा खत्म। रिटर्न भरना है बट एनुअल बेसिस पे भरना है, साल में एक बार लास्ट में रिटर्न भर दो। ठीक है, रिटर्न मतलब हमारा फॉर्म होता है, पता है ना आपको, इनकम टैक्स का रिटर्न मतलब इनकम टैक्स का फॉर्म जहाँ पे हम डिटेल्स देते हैं, और पेमेंट अलग से हम पेमेंट चालान के थ्रू करते हैं। तो ये स्मॉल टैक्स पेयर्स को उसने ऑप्शन दिया है गवर्नमेंट ने कि एक ही बार बता दो तुम्हारा टर्नओवर कितना है, अच्छा चल 10 लाख, 10 लाख पे 1% दे, चल निकल, और साल के बाद में आना, लास्ट में आना, एंड में तब पूरा फॉर्म भर के लेके आना कितना कितना टर्नओवर हुआ, कितना कितना पेमेंट किया। ठीक है, और अंडर दिस स्कीम small manufacturers, traders, restaurants making intra-state supplies can pay GST on fixed percentage of turnover instead of normal rate. उनको झंझट नहीं है मेरा प्रोडक्ट कितने में चला जाए, उनको झंझट नहीं है। दे कैन नॉट कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम कस्टमर एंड क्लेम आईटीसी। ठीक है, पहले इसमें तुमको गाजर दे दिया, ठीक है, कैरेट दे दिया, तुझे बेनिफिट देता हूँ, बिल्कुल ध्यान मत दे कौन सा रेट कहाँ पे है, कितने प्रोडक्ट्स बिके, कौन सा प्रोडक्ट ए है कौन सा प्रोडक्ट बी है, कुछ मत सोच। डायरेक्टली क्या कर, मेरे को तेरा आंकड़ा बता, तेरा टर्नओवर बता। ये टर्नओवर पे मैं तेरे से फिक्स परसेंटेज लूंगा, जस्ट लाइक कमीशन। ठीक है, तो ये सुन के स्मॉल टैक्स पेयर खुश हो गया, अरे वाह कितना अच्छा गवर्नमेंट है मेरा, कितना सोचता है मेरे बारे में, बाप रे बाप, उसके आंखों में आंसू आ गए। ठीक है, नेक्स्ट लाइन बोला है, दे कैन नॉट कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम कस्टमर एंड कैन नॉट क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये तो अच्छा बोल दिया कि तुमको कस्टमर को जीएसटी लगाने का भी जरूरत नहीं है, हर इनवॉइस पे जीएसटी ऐड करते बैठो, कैलसी लो इनवॉइस पे ऐड करो, कस्टमर को बोलो भाई जीएसटी पे तो करना पड़ेगा, नहीं मत कर। और मेरी आंखों में आंसू आ गया, कितना अच्छा गवर्नमेंट है मेरा, कितना अच्छा गवर्नमेंट है। फिर लास्ट में बोला, अभी तेरे को इतना सारा गाजर दिया ना तो आईटीसी नहीं ले सकता। ओके, तेरे को इतना बेनिफिट दिया ना, आईटीसी तेरे को छोड़ना पड़ेगा। आईटीसी मतलब जो हम कल वो बात कर रहे थे, जो हमारा मिंत्रा फ्लिपकार्ट का रिवॉर्ड जैसा सिस्टम है, राइट। हमारे सप्लायर ने, हमने जब परचेस के टाइम जीएसटी पे किया था उसका हमें क्रेडिट हमारे वॉलेट में डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, वो भूल जा, तेरे को इतना बेनिफिट दे रहा ना कि रिकॉर्ड मत मेंटेन कर, तू कस्टमर से जीएसटी मत कलेक्ट कर, एक फिक्स परसेंटेज पे देते जा, तो तेरा आईटीसी भूल जाने का।
अभी ये ध्यान में रखो, आगे जब हम ये चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे तब हमें क्वेश्चन के साथ समझ में आएगा इसका इम्पैक्ट कैसे होता है। फिर वी विल कंपेयर कि मुझे आईटीसी लेने से फ़ायदा है या फिर मुझे कंपोजिशन में आईटीसी फॉरगो करके कंपोजिशन में जाने का फ़ायदा है, एंड देन फॉर ईच क्लाइंट यू हैव टू चूज। ओके, तो अभी के लिए इतना ध्यान में रखते हैं, कंपोजिशन स्कीम क्या है? छोटे छोटे लोगों के लिए छोटी छोटी इजी इजी स्कीम है। क्या करता है कि तुम डायरेक्टली एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर गवर्नमेंट को पे कर दो और हट हट जाओ। और ये किसको मिलता है? इंट्रास्टेट सप्लाईज को। और ऐसा कंपोजिशन ऑफ करने वाला बंदा कैन नॉट कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम दर कस्टमर एंड कैन नॉट क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ द सेम। ठीक है, ओके। This means small businesses can pay lower tax with minimal paperwork. तुम्हारा compliance burden कम कर रहे हैं along with तुम्हारा tax rate भी। Example, small restaurant with turnover of 80 lakhs may pay 5% GST under the composition scheme instead of maintaining full records. ये 80 को 50 कर दो composition scheme के हमारे limits के हिसाब से। ठीक है, अगर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करना है, तुमको झंझट नहीं चाहिए मंथली, तो क्वार्टरली पेमेंट करने का और फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर पेमेंट करने का। समझ में आ गया कंपोजिशन स्कीम? आगे आगे अभी रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, और उसके बाद हम एक इलस्ट्रेशन देखेंगे। अभी हम ये जो फ्लो फॉलो कर रहे हैं ना, दिस इज कम्प्लीटली आईसीआई का फ्लो। आईसीआई ने मॉड्यूल जैसे बनाया है, जैसे उनका पढ़ाने का टेक्निक है, वैसे ही हम पढ़ेंगे। उनके जो इलस्ट्रेशन है वही हम पढ़ेंगे। उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स ऐड किए हैं, वो भी हम पढ़ने वाले। तो इट इज़ एज गुड एज वी आर रेफरिंग टू द मॉड्यूल ओनली, जस्ट दिस हैज़ बेटर प्रेजेंटेशन एंड ईजी टू रीड, दैट्स इट। कुछ कलर्स ऐड किए हुए हैं, दैट्स इट। तो यही ध्यान में रखना है, बिकॉज आईसीआई का मॉड्यूल इज हमारे लिए बहुत मतलब सुप्रीम थिंग है, उसके आगे कुछ नहीं है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। अभी जो हमने अभी बात कर रहे थे कंपोजिशन वाला, अगर इसको जीएसटी अप्लीकेबल हो गया तो वो बेचारा तो रोएगा, मुझे मंथली कंप्लायंस है, तो गवर्नमेंट ने उसको बोला कि मत मत कर, इतना मत रो, इतना मत रो, तो क्वार्टरली पे कर दे और फिक्स परसेंटेज पे कर दे, चल जा सिमरन जा। ओके, तो ये बंदा कब बोलेगा ऐसा, मतलब ये रजिस्ट्रेशन के अंडर कब आ रहा है, उसके हमें कंडीशंस पढ़ने हैं अभी। रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, अगर मुझे जीएसटी लेवी करना है कोई भी बिजनेसमैन पे, कोई भी सप्लायर पे, तो मैं ऐसा जा जाके पकड़ पकड़ के उसका कॉलर पकड़ के चल पैसा निकाल, ऐसा नहीं कर सकती ना। दिख गया कोई कुछ बेच रहा है सामान, उसको जा गया गवर्नमेंट ने ऐसा पकड़ा उसका कॉलर और बोला चलो निकालो अभी, हफ्ता निकाल, हफ्ता निकाल, ऐसा नहीं बोल सकते, राइट? दे विल डू इट बट सोफिस्टिकेटेडली। कैसे? उन्होंने कुछ लिमिट्स दिए हमें, थ्रेशोल्ड लिमिट्स। हमको बताया है आप कौन से स्टेट या यूटी में बिलोंग कर रहे हो, वो हिसाब से आपको हम कुछ लिमिट्स बताएंगे। और ये लिमिट के आगे अगर अगर आपका टर्नओवर चला गया इन द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, तो वी विल कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम यू। वी वांट कि आपने जीएसटी में रजिस्टर हो जाओ और हमें पैसे देते जाओ, मंथली तुम्हारे पेमेंट चालू हो जाएगा। तो ये लिमिट्स क्या क्या है अब हम पढ़ेंगे। जीएसटी आपको कब अप्लीकेबल होगा? मैंने कोई नया मतलब शॉप खोला है, नया कुछ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर दिया, तो मुझे डे वन से जीएसटी अप्लीकेबल है क्या? जब मेरा टर्नओवर ज़ीरो है, सब मैंने मम्मी से पापा से पैसे लेके बिजनेस में डाल दिए और वो दुकान ओपन करके शटर ओपन करके बैठ गई, ठीक है, और फिर फर्स्ट डे गवर्नमेंट आएगा चल जीएसटी निकाल, ऐसा नहीं ना, राइट? ऐसा नहीं होता है। तो गवर्नमेंट को पता है कि अगर आपका एक बिजनेस सर्टेन लेवल के ऊपर चला गया तो आपसे पैसा लेंगे।
अभी ये लिमिट्स क्या है? लिमिट्स आर ऑन द बेसिस ऑफ, फर्स्ट आप इधर गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो या सर्विस, एंड सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ आर कौन से स्टेट पे हो। ओके अभी ये पढ़ लेते एक बार। एवरी सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट ऑब्टेन जीएसटी रजिस्ट्रेशन इन द स्टेट और यूटी फ्रॉम वेयर दे मेक टैक्सेबल सप्लाईज इफ टर्नओवर एक्सीड्स थ्रेशोल्ड लिमिट। ठीक है, जो कोई भी स्टेट और यूटी में आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो एंड आपका टर्नओवर नीचे दिए गए लिमिट से बढ़ मतलब एक्सीड कर रहा है, in that case you should be obtaining GST registration. Got it? अभी ये लिमिट्स क्या है? पहला लिमिट है, अगर आपका अग्रीगेट टर्नओवर, ये मीनिंग हम पढ़ेंगे, ठीक है? अग्रीगेट टर्नओवर सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आप गुड्स दे रहे हो या सर्विस दे रहे हो, हमें लेना देना नहीं है। अगर आपका अग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख से बढ़ गया तो हमें जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कर दो। ठीक है, 10 लाख फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, बट ये स्पेसिफिक स्टेट्स के लिए 10 लाख का लिमिट है। कौन से स्टेट? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, याद रखना है ये, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। ये 4 स्टेट्स में अगर आपका टर्नओवर गुड्स का हो या चाहे सर्विस का हो, गुड्स का हो या चाहे सर्विस का हो, अगर आपका MMT नागालैंड में टर्नओवर 10 लाख से एक्सीड हो गया तो यू हैव टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ओके फाइन, ये निमोनिक्स याद रखेंगे हम आगे, यहाँ पे लिख लेना साइड में। MMT नागालैंड, ठीक है, MMT नागालैंड। MMT नागालैंड में अगर गुड्स या सर्विस बेच रहे हो और टर्नओवर 10 लाख से ऊपर चला गया तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाएगा। नेक्स्ट इज गुड्स या सर्विस बेच रहे हो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पौंडीचेरी, तेलंगाना, बहुत सारे नाम है, याद रखेंगे, ये भी याद हो जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पौंडीचेरी, तेलंगाना। ठीक है, AP, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पौंडीचेरी, तेलंगाना, ये स्टेट्स में अगर आप गुड्स या सर्विसेज कोई भी सप्लाई कर रहे हो, इधर यू आर सप्लायर ऑफ गुड्स और यू आर सप्लायर ऑफ सर्विसेज, टर्नओवर 20 लाख के ऊपर चला गया तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है। ओके मतलब ऊपर वाले जो थे MMT नागालैंड, गुड्स एंड सर्विस सप्लाई कर रहे हो, 10 लाख का तुम्हें लिमिट मिला है। MMT नागालैंड 10 लाख, अरुणा, मेघा, सिक्किम, उत्तरा, पौंडीचेरी, तेलंगाना, इनके लिए है 20 लाख। ओके अभी हम ऊपर वाला निमोनिक कैसे याद रख रहे हैं? MMT नागालैंड, आप मेक माई ट्रिप पता है ना, MMT नागालैंड में 10 लाख का ट्रिप बुक करो। ओके ऐसा लिख के लेना साइड में, that's how you will be able to remember। एंड 20 लाख के लिए गुड्स एंड सर्विसेज के केस में ये स्टेट्स कौन से हैं? अरुणा, मेघा, उत्तरा, सिक्का खेल कर टाइम पास कर रहे हैं। अब ये देखो, ये बच्चों के नाम हो गए ना, अरुणा, मेघा, उत्तरा, ये तीनों क्या कर रहे थे? सिक्का खेल रहे थे, दैट मीन्स सिक्किम। TP, सिक्का खेल के TP कर रहे हैं, TP मतलब टाइम पास, राइट, मतलब तेलंगाना एंड पौंडीचेरी।
अब ये टी टी लिखा है तो उसको त्रिपुरा पे मत जाना, इतना तो हमें याद रखना चाहिए। तेलंगाना एंड पौंडीचेरी, ये भी लिख लेना। अरुणा मेघा उत्तरा सिक्का खेल के टीपी कर रहे हैं। गॉट इट। एंड ऊपर वाला हो गया एमएमटी, नागालैंड में 10 लाख की ट्रिप बुक करो। मतलब ये 10 लाख का लिमिट भी यहाँ पे याद हो जाएगा। और ये सिक्का अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पौंडीचेरी, तेलंगाना, इनके लिए 20 लाख है। ठीक है, वो निमोनिक्स में भी आप 20 लाख लिख सकते हो। उसके बाद एक और लिमिट है, ऑल अदर स्टेट्स, जो ऑल अदर रिमेनिंग स्टेट्स है उनके लिए स्पेसिफिक टू गुड्स 40 lakhs, स्पेसिफिक टू सर्विसेज 20 lakhs। ओके, ये जो हो गए एमएमटी, नागालैंड, अरुणा, उत्तरा, मेघा, ये वाले स्टेट्स छोड़ के जो ऑल अदर स्टेट्स है, ऑल रिमेनिंग स्टेट्स, उनके लिए दो टाइप के लिमिट्स हैं। गुड्स अगर आप बेच रहे हो, प्योर गुड्स, सिर्फ गुड्स बेचते हो और कोई सर्विस वगैरह कुछ नहीं है, तो 40 lakhs। एंड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो 20 lakhs। गॉट इट। तो ये अलग अलग लिमिट हो गए फॉर ऑल अदर स्टेट्स। फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स स्पेशल लिमिट्स है। ओके, निमोनिक्स लिख लो। ऑल अदर स्टेट का कोई निमोनिक्स नहीं है प्लीज। In certain states like interstate supply, e-commerce, registration is mandatory irrespective of the turnover। ये अब हम रजिस्ट्रेशन चैप्टर में और अच्छे से देखेंगे। बट अगर तुम ये जो 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 20 लाख लिमिट है ना, दैट इज गिवन फॉर इंट्रा स्टेट सप्लाईज। अगर आप ऐसी व्यक्ति हो जो ऑलरेडी इंटर स्टेट मतलब दूसरे स्टेट में माल बेच रहे हो, दूसरे स्टेट में, सो यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, तो इन केस ऑफ दैट आपका टर्नओवर कितना भी हो, आपको रजिस्ट्रेशन तो लेना पड़ेगा बिकॉज यू आर अ बिग पार्टी देन। ओके, once your turnover crosses the threshold, registration becomes compulsory, otherwise you cannot collect or claim GST। ओके, जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्यों मैंडेटरी है? रजिस्ट्रेशन देखो, इट्स लाइक लाइसेंस ना। अगर तुम जीएसटी में रजिस्टर हो रहे हो मतलब तुम्हें सामने वाले पर्सन से जीएसटी कलेक्ट करने का अथॉरिटी आ गया, राइट। और गवर्नमेंट से आईटीसी क्लेम करने का अथॉरिटी, तुमको दो बेनिफिट मिल रहा है ना वहाँ पे जीएसटी के सिस्टम में। तो अगर जैसे मुझे ड्राइविंग करना है तो मुझे ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत है। तो अगर मुझे जीएसटी कलेक्ट करना है फ्रॉम माय एंड कस्टमर तो मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। ओके, और रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कब हो जाता है वो हमने थ्रेशोल्ड्स देख लिया। एनी डाउट्स? ओके, अभी जीएसटी में एक और कंसेप्ट है एग्जम्पशन। आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ने अभी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है इट इज़ एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। अगर कोई आपका हेल्थ केयर सर्विस है, जैसे डॉक्टर्स देख लो आप, बहुत कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, अगर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ना जहाँ पे वो मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, नॉट दैट, बट एक नॉर्मल डॉक्टर जो सिर्फ हेल्थ केयर की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो he won't be charging GST on his healthcare service। Why? Because it is exempt। गवर्नमेंट बोलता है कि हेल्थ केयर जो इट इज़ अ ह्यूमन राइट ना, मतलब तुम्हें एक्सेस टू हेल्थ केयर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन एनी इकोनॉमी एंड एनी स्टेट, बेसिकली एनी कंट्री। तो वहाँ पे गवर्नमेंट ऐसा मतलब भीख मांगने के लिए नहीं आने वाला है कि भाई पैसे दे दो, पैसे दे दो। नहीं, वो बोलेंगे डॉक्टर्स आप आपकी सर्विस का पैसा चार्ज ले लो, हम यहाँ पे कोई हमारा रेवेन्यू का हिसाब नहीं देखेंगे। तो जो हेल्थ केयर सर्विस है ये जीएसटी में एग्जेम्प्ट है। तो अभी एग्जेम्प्ट का मीनिंग क्या है?
certain goods and services are exempt to provide relief for the essential or social welfare. अगर कोई essentials है, मतलब जैसे हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, हम डायरेक्टली जो बाजार से सब्जी लेते हैं, या फिर वी बाइज व्हीट ग्रेन्स, राइट? तो उस पर अगर तुम डायरेक्टली यू आर कंज्यूमिंग इट एज अ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो वहाँ पे जीएसटी नहीं आता है, ठीक है, अगर इसेंशियल्स है। और सोशल वेलफेयर के लिए, मतलब जैसे हेल्थ केयर सर्विस हो गया, ठीक है, कोई एम्बुलेंस का सर्विस हो गया, मतलब वो सोशल वेलफेयर है ना, वहाँ पे तुम टैक्स नहीं लेना चाहिए गवर्नमेंट ने, तो वो उसको एग्जम्पशन की लिस्ट में डालता है, ठीक है। दिस मीन्स नो जीएसटी इज चार्ज्ड ऑन दीज आइटम्स एंड सप्लायर्स कैन नॉट क्लेम आईटीसी, ठीक है। अगर मैं डॉक्टर हूँ, मैं हेल्थ केयर का सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ मेरे केबिन में बैठ के, मेरे पास आई हैव बॉट सम फर्नीचर ऑन बाय पेइंग जीएसटी, मैंने कुछ पीसी कंप्यूटर लिया है, कुछ मशीन्स लिए हैं, उनके सोनोग्राफी का मशीन है, कोई और एक्सरे वाला मशीन है, आई हैव बॉट मल्टीपल थिंग्स, एंड वहाँ पे मैंने जीएसटी पे किया है, बट क्योंकि मेरा हेल्थ केयर सर्विस पे मैं जीएसटी नहीं लगा सकती, इट इज़ एग्जम्प्ट एंड कंपल्सरीली एग्जम्प्ट होता है, ऐसा नहीं कि मेरा ऑप्शन होता है। एग्जम्प्ट मतलब एग्जम्प्ट, वहाँ पे मैं जीएसटी नहीं लगा सकती, तो इन दैट केस मुझे गवर्नमेंट आईटीसी भी देता नहीं है। आईटीसी कब तक मिलता है? जब तक यू आर मेकिंग अ जीएसटी टैक्सेबल सप्लाई। आईटीसी तब तक मिलेगा जब तक तुम टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, जब तक तुम जीएसटी का बर्डन और किसी पे पास ऑन कर रहे हो, तब तक आईटीसी का फ्लो चलता रहता है, ओके। अभी आईटीसी क्या है, कल का लेक्चर याद करो, हमारा रिवॉर्ड सिस्टम मिंत्रा फ्लिपकार्ट का, राइट। बेसिक एजुकेशन सर्विसेज और फ्रेश फ्रूट्स आर एग्जाम्ड अंडर जीएसटी। अभी ये याद रखना है, एग्जाम्शन मतलब जो भी चीज़ को, सर्विस को, गुड्स को गवर्नमेंट को टैक्स नहीं लगाना है, बिकॉज इट इज़ इसेंशियल इन नेचर, या फिर वो बहुत मतलब सोशल वेलफेयर वाली चीज़ है, ठीक है। उस पर टैक्स लगाएंगे तो गलत हो जाएगा मॉरली, तो वो चीज़ को गवर्नमेंट एग्जाम्शन नोटिफिकेशन के अंडर नोटिफाई करता है, एंड वी कॉल इट कि वो जीएसटी से एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट मतलब जीएसटी उसको माफ़ है, ठीक है, माफ़ी मिल गई है उसको। ठीक है, अभी सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट, ये जो हम जीएसटी के फीचर्स देख रहे हैं ना पूरे, तो यहाँ पे सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट जो हमने कल भी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। देखो मॉड्यूल ऐसा ही बना हुआ है आईसीआई ने कि एवरीथिंग गेट्स रिपीटेड 2 टाइम्स 3 टाइम्स, तो जब तक आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो, आपका ऑलरेडी दो बार 3 बार रिविजन हो रहा है, ठीक है। अगेन वो इलिस्ट्रेशन में सेम चीज़ दिखाएंगे, सेम चीज़ आपको एग्जाम्पल में दिखाएंगे। दैट्स वाई आप जब भी देखोगे कोई भी रैंकर्स होंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में वो ग्रुप क्लियर करने वाले बच्चे होंगे, वो आपको हमेशा बोलेंगे कि मैंने तो आईसीआई का मॉड्यूल रेफर किया था, मैंने तो मॉड्यूल से पढ़ा था, ओके। कोई ऐसे नहीं बोलता है कि भाई मॉड्यूल मत देखो, मॉड्यूल में कुछ नहीं रखा, मॉड्यूल से कुछ नहीं आता, ओके, ऐसा नहीं है। तो मॉड्यूल का फ्लो ही ऐसा है कि वो 2-3 बार चीज़ें रिपीट करवाता है, रिवाइज इधर ही हो जाएगा, so don't worry. Seamless flow of credit, it means one of the GST's core advantage is unbroken credit chain across both interstate and intrastate supplies. इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट दोनों में भी आपको अनब्रोकन क्रेडिट चेन मिलता है। अनब्रोकन क्रेडिट चेन मतलब आईटीसी तुम्हारा पास ऑन होता है इजीली। पहले कैसे होता था, अगर इंट्रास्टेट है मतलब महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र है, वैट, इस पे वैट लगेगा, और महाराष्ट्र टू गुजरात है तो इस पे सीएसटी लगेगा। वैट का क्रेडिट सीएसटी क्यों अलाउ करेगा, अलग अलग टैक्सेस थे ना। अभी यहाँ पे भी जीएसटी लग रहा है, यहाँ पे भी जीएसटी लग रहा है। महाराष्ट्र का एक डीलर 1 है, उसने महाराष्ट्र के डीलर 2 को बेचा जीएसटी पे, ये डीलर 2 ने गुजरात के डीलर को बेचा जीएसटी में, तो
सबको ही जीएसटी का क्रेडिट मिल जाएगा बिकॉज सेम टैक्स है, सेम पोर्टल है, राइट, एक ही टैक्सेशन का सिस्टम चल रहा है। तो इसको बोलते हैं सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट। हाउ क्रेडिट फ्लोज बिटवीन स्टेट। Seller in exporting state sets off SGST, UTGST while paying IGST. Center collects IGST, transfer it to importing state, ensuring destination based taxation. अभी जीएसटी का एक फीचर होता है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, मतलब मैं महाराष्ट्र का डीलर 1 हूँ, मैंने महाराष्ट्र के डीलर 2 को गुड्स बेचा, मैंने क्या लगाया होगा, CGST, SGST। ये डीलर 2 ने गुजरात के डीलर 3 को गुड्स बेचे, दिस इज इंट्रा स्टेट, तो यहाँ पे लगेगा CGST, SGST। दिस इज इंटर स्टेट, यहाँ पे लगेगा IGST। ओके, तो ये जो बंदा है डीलर 2, इसके इनपुट में बैठा हुआ है CGST, SGST, आउटपुट में आया IGST। तो ये IGST पे करते टाइम ये बंदा CGST, SGST का क्रेडिट ले लेगा, दिस इज सीमलेस क्रेडिट। ओके, और ये IGST हमें जैसे पता है सेंटर कलेक्ट करेगा और स्टेट को बांटेगा, बट कौन से स्टेट को बांटेगा, महाराष्ट्र को या गुजरात को? आधा आधा? नो नो नो। जीएसटी में प्रिंसिपल है कि जहाँ पे भी कंज्यूमिंग स्टेट होता है, जो भी इंपोर्टिंग स्टेट होता है, जो भी बाय कर रहा है, यहाँ का बायर है ना, उसने उसका पैसा खर्चा किया, अल्टीमेट बर्डन यहाँ के बायर पे आ रहा है। जो हम बोल रहे हैं यहाँ से बर्डन स्टार्ट हो रहा है, ट्रांसफर ट्रांसफर, यहाँ के बायर पे बर्डन हो रहा है लास्ट। तो जो भी जीएसटी का रेवेन्यू होगा, इट मतलब द इम्पोर्टिंग स्टेट डिजर्व्स द जीएसटी का इट डिजर्व्स द जीएसटी का रेवेन्यू। क्यों? क्योंकि उनका बायर खर्चा कर रहा है ना, बेचने वाले तो 100 है, बट ये जो गुजरात का बायर है, इसके पॉकेट से पैसा गया ना, तो दैट्स वाई द रेवेन्यू आईजीएसटी का जो सेंटर खुद का 50% रख लेगा एंड बैलेंस जो 50% है वो गुजरात गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेगा, ना कि महाराष्ट्र को। ओके, लॉजिक है ना? गुजरात का बंदा अगर पैसे उसके खर्च कर रहा है, अल्टीमेटली पूरा टैक्स का बर्डन उस पे गया है, तो व्हाट विल हैपन, तो वो जो बर्डन जो जो स्टेट पे गया है, वो स्टेट का वो अधिकार है कि वहाँ वो टैक्स का जो रेवेन्यू है वही डेस्टिनेशन स्टेट को, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है ना, जहाँ पे गुड्स जा रहा है वहाँ पे टैक्स मिलना चाहिए। तो जो इम्पोर्टिंग स्टेट होगा उसको आईजीएसटी के पैसे मिलेंगे 50%। अभी लास्ट पॉइंट देखते हैं, ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। आईटीसी यूटिलाइज कैसे करते हैं? अगर मेरे पास आईजीएसटी का क्रेडिट पड़ा है, मैं महाराष्ट्र की डीलर हूँ, मैंने गुजरात से इंपोर्ट किया था, गुजरात से गुड्स मैंने मंगवाए थे, तो गुजरात ने आईजीएसटी लगा के भेजा, गुजरात वाले बंदे ने, एंड मैं अभी महाराष्ट्र में बेच रही हूँ, तो मैं सीजीएसटी, एसजीएसटी लगाऊंगी। ओके, तो मेरे इंपोर्ट में, सॉरी मेरे आईटीसी में, मेरे इनपुट में है आईजीएसटी, पे करना है मुझे एसजीएसटी, सीजीएसटी। तो अगर मेरे इनपुट में 10,000 है, कैन आई यूज इट फॉर पेमेंट ऑफ दिस एंड दिस? सपोज दिस liability is 2,500, 2,500, can I use it? And if yes, in what order? If I have some other transaction जहाँ पे मैंने महाराष्ट्र से तमिलनाडु गुड्स बेचा है, आईजीएसटी पे 7,000,
तो फॉर दिस IGST, CGST, SGST कैन आई यूज दिस 10,000 का क्रेडिट? एंड इफ यस, यस तो हमें पता ही है बिकॉज क्रेडिट तो फ्लो हो रहा है GST में, बट इन व्हाट ऑर्डर? ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें IGST टू IGST का क्रेडिट है वो फर्स्ट यूज होगा फॉर IGST, सेकेंड हम प्रेफरेंस देंगे CGST पेमेंट को, एंड देन लास्ट प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस देंगे जो बैलेंस SGST UTGST पड़ा है उसके लिए। एनी ऑर्डर एनी प्रपोर्शन। देन CGST का जो है इट विल बी यूज्ड ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ CGST एंड IGST, कैन नॉट बी यूज्ड फॉर SGST। अभी देखो, जनरली हम पेमेंट के लिए एक स्ट्रक्चर फॉलो करने के लिए ये ऑर्डर फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रेफरेंस देते हैं, बट लॉ में पहले ऐसा प्रेफरेंस था, अभी उन्होंने निकाल दिया है। ओके, अभी तुम IGST का जो क्रेडिट है इट इज फ्री, IGST एनी प्रपोर्शन एनी ऑर्डर में यूज करो, बट जो CGST SGST है सेंटर वाला पैसा, वो पहले सेंटर वाले पैसे के लिए यूटिलाइज करो, कुछ बचा तो इन IGST के लिए, ठीक है, बट वो कभी भी एस के लिए नहीं यूज होगा। क्यों? क्योंकि ये बड़ा भाई है, ये सेंटर है, सेंटर और स्टेट दोनों झगड़े करते रहते हैं पैसे के लिए, एक दूसरे के लिए पॉकेट में जो पैसा है उसके लिए क्रेडिट थोड़ी ना देंगे। एंड सेम गोज विद SGST UTGST कि SGST UTGST का क्रेडिट पड़ा है तो इट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट SGST UTGST, कुछ बैलेंस बच गया तो IGST, ओनली आफ्टर एग्जॉस्टिंग CGST क्रेडिट। ठीक है, मतलब CGST का पैसा जो तुम IGST में लगा रहे हो दैट विल बी द फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर IGST, एंड देन अगर कुछ बच गया तो SGST का यूज कर सकते हो फॉर IGST। दिस मीन्स credit of one component like CGST cannot be used for the other SGST component, maintaining dual control। ये क्रॉस यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता, क्रॉस यूटिलाइजेशन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। C एंड S, CGST SGST का एक दूसरे के अगेंस्ट यूटिलाइज पैसा नहीं होने वाला। क्लियर है? ये फटाफट इलस्ट्रेशन देखते हैं फिर हमें ज़्यादा इसका समझ में आ जाएगा। एक बार इलस्ट्रेशन पढ़ लेना है। Illustration 1. Supplier A, supplier in Delhi, sells goods worth of 10,000 to B, buyer in Delhi। A ने B को 10,000 के गुड्स बेचे, दोनों है दिल्ली में, ठीक है। 10,000 के गुड्स पे उसने अगर दोनों भी दिल्ली में है तो क्या लगेगा? CGST SGST। ओके, 900 चार्ज कर दिया, अगर 18% वैल्यू होगा 9%, 9%, टोटल इनवॉइस वैल्यू आ गया 11,800। A remits 900 to center CGST and 900 to state SGST। B, ये जो B है, then sells goods to C after 20% वैल्यू एडिशन। इसने C को सेल किया, तब उसने वैल्यू एडिशन किया 10,000 के अमाउंट पे, मतलब कॉस्ट पे 12,000, और फिर टैक्स उसने कैलकुलेट किया 9%, 9%, विच कम्स आउट टू टोटल ऑफ 14,160। अभी जैसे कि पहले हमने सेम फॉर दिस प्रोडक्ट ए 900 GST पे किया हुआ है, देन अगेन 1080 पेएबल आ रहा है, जिसके लिए 900 गवर्नमेंट के पॉकेट में जमा है, इसको हम बोलेंगे हमारा ITC पड़ा हुआ है, राइट। 1080 जब गवर्नमेंट मांगेगा तो ये C बोलेगा
और ये बी बोलेगा कि भाई मेरे बिहाफ पे ना ये ए ने मेरे से जीएसटी लेके 900 ऑलरेडी तेरे को दिया था ना, तेरे को याद नहीं है, तो ये माइनस कर दे, 1080 माइनस 900, और सिर्फ जो 180 ऊपर का आएगा उतना मैं तेरे को पे करता हूँ, बिकॉज दैट इज ऑन माई वैल्यू एडिशन, मैंने 20% वैल्यू ऐड किया था, तो 2000 पे मेरा उतना पेएबल आ रहा है। तो बी क्लेम्स क्रेडिट ऑफ 900 CGST, 900 SGST, और उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, आउटपुट टैक्स पेएबल आ रहा है 1080, इनपुट उसका पड़ा हुआ था 900 900 जो हमने पॉकेट में था गवर्नमेंट के, टैक्स पेएबल आ रहा है 180 180। अभी गवर्नमेंट का टोटल रेवेन्यू कितना हो गया, ए ने जब बी को बेचा तब 900 ऑलरेडी गवर्नमेंट के पॉकेट में चला गया, बी ने जब सी को बेचा तब 180 180 गवर्नमेंट के पॉकेट में ऐड हो गया, तो टोटल गवर्नमेंट को मिला है 1080 1080। ठीक है, each dealer pays tax only on the value added, ensuring no cascading effect. ओके, कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स एलिमिनेट करने के लिए ही आईटीसी का कंसेप्ट आया था, एंड बाय दिस इलस्ट्रेशन वी गेट टू नो कि यहाँ पे वो इफेक्ट एलिमिनेट हो रहा है। ओके, तो लेट्स स्टॉप टुडेज लेक्चर ओवर हियर, एंड नेक्स्ट हम इलस्ट्रेशन कल के लेक्चर में देखेंगे। कल आते वक्त एक बार ये पढ़ के आना है, सो दैट हमारा 3 टाइम्स रिविजन क्लास में ही हो रहा है। ओके।